में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के बीच भारत से अच्छी खबर आई है। भारत में अब 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। इस उम्र वर्ग वाले बच्चों को वैक्सीन 16 मार्च से लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 साल से ज्यादा की उम्र के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा सकेंगे। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। आपको बता दें कि अभी तक 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी। भारत में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहले चरण में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। अब 12 से 14 साल के बच्चों का भी शुरू होने जा रहा है। गौरतलब हो कि कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता वैक्सीन है। हालांकि वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना न होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना होता भी है तो वह ज्यादा घातक नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि अगर कोरोना को मात देनी है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे ये कोरोना और किसी को अपनी चपेट में ना ले सके। एयर इंडिया के सीईओ की तलाश के बीच टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है। फरवरी 2022 में टाटा सन्स के बोर्ड ने एन चंद्रशेखरन को 5 साल के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया था। बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर 5 और सालों के लिए रखने का फैसला किया गया था। आपको बता दें कि टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन कंपनी के साथ 100 से ज्यादा टाटा ऑपरेटिंग कंपनियों के प्रमोटर हैं। वो अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड से जुड़े थे और जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के प्रमुख बनने वाले पहले गैर पारसी और पेशेवर कार्यकारी अधिकारी भी हैं। गौरतलब हो कि 69 साल बाद जनवरी में एयर इंडिया फिर से टाटा ग्रुप की हो गई थी। कंपनी के टेकओवर के साथ ही इसका मेकओवर भी शुरू हुआ। 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। पिछले साल 18,000 करोड़ में एयर इंडिया को बेच दिया गया था। जहां एक और पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में गिरावट से लोगों ने चैन की सांस लेनी शुरू ही की थी कि एक बार फिर चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। चीन में कोरोना महामारी ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं चीन में रविवार को करीब 3,000 मामले सामने आए हैं। यह पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा केस हैं। इसके चलते चीन के शेंजन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ यहाँ रहने वाले करीब 1.5 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया गया है। आपको बता दें कि शेंजन में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वयस्कों को पीसीआर टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। वहीं शंघाई में भी आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लोगों को शहर छोड़कर नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं अपने देश की बात करें तो भारत में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगभग 36,000 रह गए हैं, जो करीब 2 सालों में सबसे कम है। भारत और पूरी दुनिया के लिए कोरोना के केसों में गिरावट राहत की बात तो है, लेकिन चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों से हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। भारत सरकार की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिर से सुचारू करने के बाद यह अंदेशा और बढ़ जाता है कि कहीं बाहरी देशों से शुरू हुई कोरोना की लहर एक बार फिर से देश में एंट्री न कर जाए। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 19वां दिन है और दोनों की तरफ से भीषण हमले लगातार जारी है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी सेना जिन इलाकों पर कब्जा कर चुकी है वहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा रूसी सेना अब राजधानी कीव
और दूसरे शहरों पर भीषण हमले करने की तैयारी कर चुकी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत 1 से 2 दिन में ही हो सकती है, लेकिन इससे पहले हुई 3 दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार सुबह एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने नाटो देशों को आगाह करते हुए उनसे सही कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर नाटो ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो रूस उसके सदस्य देशों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। जेलेंस्की ने यह बातें एक वीडियो संदेश में कही। उन्होंने नाटो से यूक्रेन के आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित करने की भी गुहार लगाते हुए कहा कि अगर आपने हमारे आसमान बंद नहीं किए तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब रूसी मिसाइलें नाटो के शहरों पर गिरनी शुरू हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच एक सवाल उठने लगा है कि क्या रूस पर यूक्रेन भारी पड़ने लगा है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि युद्ध में रूस को चीन की मदद की जरूरत पड़ गई है। दरअसल यूक्रेन से चल रही जंग के बीच रूस ने चीन से मदद के तौर पर सैन्य उपकरण की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी की ओर से यह दावा किया गया है कि रूस ने सैन्य के अलावा ड्रोन की भी मदद चीन से मांगी है। रूस की ओर से यह मदद ऐसे समय पर मांगी गई है जब अमेरिका की ओर से सीधे तौर पर चीन को धमकाया गया है। दरअसल अमेरिका ने रविवार को चीन को चेतावनी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस की मदद के लिए अगर चीन आगे आता है तो उसे भी बुरे परिणाम भुगतने होंगे। रूस और यूक्रेन की ये जंग आम लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस जंग में अब तक लगभग 600 आम लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूसी हमलों से बचने के लिए 25 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शरणार्थी संकट कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। वहीं दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के राज्य के नेताओं से बैठक कर उनके साथ रात का खाना खाया। डिनर डिप्लोमेसी करके सीएम योगी ने नेताओं से बात की और फीडबैक लिया। चर्चा है कि इस बार राज्य में कैबिनेट में कई नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम के लिए कुछ बड़े नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस पर पर्दा होली के बाद ही उठेगा कि किन नामों पर बीजेपी आला कमान अपनी मोहर लगाएगी। गौरतलब हो, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की रविवार को हुई मुलाकात 1 घंटे 40 मिनट तक चली। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि वह आने वाले सालों में राज्य को विकास की कई नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई। उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में वह राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा जारी है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन रहा। सोमवार को सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के तुरंत बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सीएम योगी की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। रविवार को भी योगी की मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है। सूत्रों की माने तो इन मुलाकातों में योगी कैबिनेट को लेकर अहम बातें तय हुई हैं। दिल्ली में सीएम योगी की इन मुलाकातों को यूपी में सियासी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम समझा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद यह सीएम योगी का पहला दिल्ली दौरा है। इसे यूपी में सीएम योगी की अपनी दूसरी पारी के लिए टीम फाइनल करने को लेकर पार्टी के आला नेताओं से मंत्रणा के एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में और ज्यादा एक्टिव हो गई है। दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद अब आपकी निगाहें राज्य की नगर पालिकाओं पर टिक गई हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने टारगेट रखा है दिल्ली में एनसीडी चुनाव, लेकिन चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले
तीनों एमसीडी के एकीकरण की बात से दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में दिल्ली नगर निगम चुनावों को तय समय पर कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया और बीजेपी पर चुनाव में हार जाने के डर से निगम चुनाव को टालने पर जोरदार प्रदर्शन किया और पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हार के डर से चुनाव को स्थगित कराया है, जिसके बाद आप नेताओं ने एमसीडी चुनाव को जल्द कराए जाने की मांग रखी है। पूरे देश को डराने वाली भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी की सफेद टोपी से डरने लगी है, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल से डरने लगी है और उसका परिणाम है इतिहास में कभी नहीं हुआ। चुनाव से एक दिन जिस दिन ये रद्द किया गया उसके एक दिन पहले भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करने वाला था, चुनाव घोषित नहीं हुआ। एक आचार संहिता घोषित हुई कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, रोड शो नहीं निकाल सकते, यात्रा नहीं निकाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाला है। वहीं आतिशी ने भी सभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी और कहा, चाहे चुनाव आज हो या एक साल बाद, जीतना तो आम आदमी पार्टी को ही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। चाहे आज हो, चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो, चुनाव चाहे 1 साल के बाद हो, चुनाव तो देखिए केजरीवाल ने जीतना है, आम आदमी पार्टी ने जीतना है। लेकिन ये जो चुनाव रद्द करने की प्रथा है, ये जो चुनाव स्थगित करने की प्रथा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर एक बार भाजपा ने हार के डर से एमसीडी का ये चुनाव स्थगित कर दिया, एमसीडी के इस चुनाव को रद्द कर दिया, तो आज तो वो यहाँ पे एमसीडी का चुनाव रद्द कर रहे हैं, कल को किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो उस राज्य के चुनाव को भी रद्द कर देंगे। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक हो चुकी है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के साथ साथ आपकी नजरें इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव पर भी है और पंजाब की जीत के बाद ये साफ हो चुका है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप दूसरे राज्यों में पैर फैलाती है तो बीजेपी और कांग्रेस का सीधा नुकसान होना तय है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.